नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे अपने प्रथम प्रश्न पत्र में जो बिंदु हम पढ़ते हैं शिक्षण अभिवृत्ति, उसमें एक बिंदु आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मूल्यांकन के बारे में हम पढ़ते भी हैं कक्षा में भी कि मूल्यांकन क्या केवल विद्यार्थी का होता है या शिक्षक का भी होता है। तो मूल्यांकन दोनों का होता है, विद्यार्थी मूल्यांकन भी होता है, शिक्षक का मूल्यांकन भी होता है, दोनों के अलग अलग आधार हैं। और जब हम आधुनिक परिवेश की बात करते हैं तो इस आधुनिक परिवेश में, इस बदलते युग में जो विद्यार्थी का मूल्यांकन है वो केवल उसकी कक्षा की प्रगति के आधार पर तय नहीं होता। यानी कि अब यदि हम मूल्यांकन में विद्यार्थी की बात करते हैं तो केवल शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करते हैं। यहाँ अब विद्यार्थी के मूल्यांकन में विद्यार्थी के मित्र भी शामिल होते हैं, विद्यार्थी के अभिभावक भी शामिल होते हैं, समाज भी शामिल होता है, जो शिक्षक है वो तो शामिल है ही। बात समझ पाए? यानी कि अब विद्यार्थी के मूल्यांकन में अलग अलग बिंदु जो हमने बात की वो सभी शामिल होते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? जब हम पारंपरिक रूप से बात करते हैं तो वहां विद्यार्थी का मूल्यांकन केवल और केवल शिक्षक शामिल होते थे। बिंदु स्पष्ट है? चलिए, तो मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कुछ बिंदुवार तरीके से हम चीजें समझेंगे। जैसे पहला बिंदु हम जानते हैं मूल्यांकन के संदर्भ में विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्यों कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन की एक विशेषता विश्वसनीयता होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच की गई, विद्यार्थी की कक्षा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थी ने कितना सीखा है, उसने जो अधिगम किया है वो वास्तविक अधिगम किया है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए परीक्षा होती है। तो विद्यार्थी की जो उत्तर पुस्तिका की जांच शिक्षक करेंगे, तो यह विश्वसनीयता का अर्थ ये हुआ कि उस उत्तर पुस्तिका की जांच एक शिक्षक ने कर ली, उसके बाद मान लीजिए कोई अन्य शिक्षक उस उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उसका, तो उसमें अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि एक बार एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच कर ली गई हो, उसको अंक दे दिए गए हो, तो बाद में यदि उत्तर पुस्तिका की जांच फिर से की जाती है या कोई अन्य शिक्षक करते हैं तो उसमें अंकों में अधिक अंतर नहीं आना चाहिए। बात समझ पाए? सामान्यतः एक दो अंकों का ऊपर नीचे होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब उतना बड़ा अंतर मायने नहीं रखता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक शिक्षक ने तो 50 में से 40 अंक दिए हैं और दूसरे शिक्षक ने 50 में से 10 अंक दिए हैं। बात समझ पाए? इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। तो विश्वसनीयता मूल्यांकन की जब विशेषताओं में हम कह रहे हैं कि एक बिंदु विश्वसनीयता है, यानी कि यदि उत्तर पुस्तिका की जांच बार बार कर ली जाए, कई बार कर ली जाए, अलग अलग शिक्षकों द्वारा कर ली जाए, तो भी विद्यार्थी के जो प्राप्तांक हैं उनमें अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए? तो विश्वसनीयता पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें, दूसरा बिंदु है वैधता। वैधता, वैधता कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इसके अंतर्गत यदि हम वैधता की बात करते हैं तो दो विशेषताओं को शामिल किया जाता है वैधता में। वैधता कहने का मतलब यह हुआ कि जो मूल्यांकन पत्र बनाया जाएगा, जिस प्रश्न पत्र के माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा, यहां उसकी वैधता की बात है। यानी कि जो मूल्यांकन पत्र निर्मित किया गया है, जो मूल्यांकन पत्र बनाया गया है, वो मूल्यांकन पत्र जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम से बनाया गया हो, जो विषय वस्तु विद्यार्थी के लिए निर्धारित की गई है उसी विषय वस्तु से विद्यार्थी का मूल्यांकन पत्र का निर्माण किया गया हो, जिसको कहेंगे वैधता के अंतर्गत आता है। बात समझ पाए? दूसरा, परीक्षा जिस विषय की है, जिस विषय का विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करना है, विद्यार्थी के अधिगम की जांच करनी है, उस विषय का ही प्रश्न पत्र होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी से जो प्रश्न पूछे जाएं वो उसी विषय से संबंधित होने चाहिए जिस विषय की उसकी परीक्षा है। तो ये दूसरा बिंदु मूल्यांकन की विशेषताओं में हम पढ़ते हैं वैधता को लेकर। ये समझना बहुत आवश्यक है, व्यावहारिक रूप में इन चीजों को समझना आवश्यक होता है। जब हम परीक्षा में भी प्रश्न देखते हैं तो आप पाएंगे, जैसे आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार आप कहते होंगे कि हमारे पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न आए थे। बात समझ पाए? या दूसरा कहते हैं कि पाठ्यक्रम को पूरे को कवर ही नहीं करता था। बात समझ पाए? तो वो मूल्यांकन की विशेषताओं में जब हम बात करते हैं तो वैधता के बिंदु में हम इसको पढ़ते हैं कि जो मूल्यांकन पत्र है वो निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। जिस विषय का विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाना है उस विषय से संबंधित ही प्रश्न विद्यार्थी से पूछे जाने चाहिए।
बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। तीसरी विशेषता हम पढ़ते हैं विभेदीकरण। विभेदीकरण, देखिए कक्षा में हमने एक बिंदु पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर, यानी कि हमने ये बात की थी कि हर कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो बौद्धिक स्तर है वो एक जैसा नहीं होता है। हर विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, यानी कि हर कक्षा में यदि विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाएगा तो एक शिक्षक सहजता के साथ में विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर सकते हैं 3 श्रेणियों में। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो गए, जो प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, एक वर्गीकरण वो होता है। दूसरा होता है जो औसत विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जिनका अधिगम स्तर कहिए या जिनका हम बौद्धिक स्तर की बात करें वो औसत स्तर का होता है। ठीक है। तीसरी श्रेणी विद्यार्थियों की हर कक्षा में लगभग आपको मिलेगी, वो होता है जो औसत से कमतर विद्यार्थी होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो कमजोर विद्यार्थी हैं। यदि सरल भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो कमजोर विद्यार्थी हैं। बात समझ पाए? अब जब मूल्यांकन की विशेषताओं में हम विभेदीकरण की बात पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मूल्यांकन पत्र तैयार किया जाए, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, वो ऐसा बनाया जाएगा कि जो कक्षा के विद्यार्थी हैं, हर स्तर का विद्यार्थी, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो उसका भी मूल्यांकन उस पत्र से हो जाए, जो औसत स्तर के विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन भी उस पत्र से हो जाए, जो औसत से कम बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी हैं या हम ये कह दें जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनका भी मूल्यांकन उस मूल्यांकन पत्र से हो जाए। बात समझ पाए? यानी कि उस मूल्यांकन पत्र को, उस प्रश्न पत्र को ऐसा बनाया जाना चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे कक्षा के हर स्तर के विद्यार्थी का मूल्यांकन हो जाए। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि कुछ प्रश्न जटिल होने चाहिए, कुछ प्रश्न औसत होने चाहिए और कुछ प्रश्न सरल होने चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो इससे क्या होगा कि कक्षा के हर स्तर के विद्यार्थी का मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरी बात इसमें शामिल होती है कि विद्यार्थी को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन न्याय संगत होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो विभेदीकरण में हमने क्या समझा कि मूल्यांकन पत्र का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो मूल्यांकन पत्र कक्षा के जो तीनों स्तर की बात हम करते हैं, प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर, उन तीनों स्तर के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। बिंदु स्पष्ट हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक में। अगली विशेषता हम पढ़ते हैं समग्रता। समग्रता, समग्रता कहने का मतलब हुआ कि जो मूल्यांकन पत्र बनाया जा रहा है या हम कहें कि जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है जिससे कक्षा की प्रगति का आकलन करना है, कक्षा की प्रगति को जांचना है, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करना है कि विद्यार्थियों का अधिगम वास्तविक है या नहीं। ठीक है, तो वो प्रश्न पत्र, उसके लिए निर्धारित एक पाठ्यक्रम होगा, तो उस पाठ्यक्रम को समग्रता के साथ शामिल करता हो जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस निर्धारित पाठ्यक्रम के सभी भागों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसा मूल्यांकन पत्र हो जो उस पाठ्यक्रम के सभी भागों को शामिल करता हो। बिंदु स्पष्ट हुआ? इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इससे वास्तविक रूप में विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मूल्यांकन की विशेषताओं में एक विशेषता है समग्रता, यानी कि जिसमें हम ये कहें निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उस पूरे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया हो, उस पूरे पाठ्यक्रम के भागों से प्रश्न बनाए गए हों। बिंदु स्पष्ट है? तभी तो वास्तविक रूप में विद्यार्थियों ने उस पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ा है, उनका अधिगम वास्तविक है या नहीं वो तभी जांच हो पाएगी जब पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए होंगे। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? तो एक बिंदु क्या है? समग्रता। एक बिंदु हम पढ़ते हैं मानकता। मानकता यानी कि एक स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम कहेंगे कि जो मूल्यांकन पत्र का निर्माण किया जाएगा या जो एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा वो एक निश्चित मानक पर आधारित होना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं कि केवल पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होगी। ये क्या है? ये एक मानक ही तो है। हमने कहा कि जिस विद्यार्थी के 60% अंक होंगे उसको हम कहेंगे कि वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, फर्स्ट डिवीजन हम कहते हैं। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि मूल्यांकन पत्र में एक मानकता होनी आवश्यक होती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अगला बिंदु एक हम मूल्यांकन की विशेषताओं में पढ़ते हैं उद्देश्य निष्ठता।
उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता का मतलब ये हुआ कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय, मूल्यांकन पत्र तैयार करते समय तो निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे मूल्यांकन पत्र जब तैयार करेंगे तो उस मूल्यांकन पत्र का उद्देश्य क्या होगा कि विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना है। ये थोड़ी उसका उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों को फेल करना है। विद्यार्थियों की प्रगति कैसी है, विद्यार्थियों का ज्ञान कैसा है, विद्यार्थियों ने जो अधिगम किया है वो वास्तविक अधिगम है या नहीं है। बात समझ पाए, विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है या नहीं, ये उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन पत्र का। बिंदु स्पष्ट हुआ। जब मूल्यांकन पत्र बनेगा, जब प्रश्न पत्र बनेगा, उसमें विद्यार्थी के उद्देश्य भी निहित होंगे। विद्यार्थी के उद्देश्य क्या होंगे कि मैं अपने ज्ञान के अनुसार, अब मैंने जो अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा है उसके अनुसार कैसा प्रदर्शन कर पा रहा हूं, ये जांच विद्यार्थी को भी हो जाएगी। जैसे आप पाएंगे हम क्या करते हैं, हम परीक्षा में जाने से पहले जो पहले परीक्षा आयोजित हो चुकी है हमारी, उसके प्रश्न को हल करते हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं ना, उनका क्या उद्देश्य होता है कि हमने कैसा पढ़ा है, हमारी प्रगति कैसी, हमने कितना सीखा है, हम उसका आकलन स्वयं अपने स्तर पर करते हैं। तो जब हम मूल्यांकन पत्र के उद्देश्य निष्ठता की बात करते हैं तो यहाँ दोनों बिंदु शामिल हैं। एक तो विद्यार्थी के उद्देश्य भी, दूसरी बात जो प्रश्न पत्र को, उस मूल्यांकन पत्र को तैयार करने वाली जो टीम है या हम कहें जो संस्था है, उसके भी तो अपने उद्देश्य हैं। उसके उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम का पता लगाना, कि विद्यार्थियों का अधिगम कितना है, विद्यार्थियों में कितना, हम ये कहें प्रगति हुई है विद्यार्थियों में, या उनको उनके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो मूल्यांकन पत्र की उद्देश्य निष्ठता एक विशेषता हो गई। एक बिंदु हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी कि प्रश्न पत्र में हम कहें जो मूल्यांकन पत्र बनेगा उसमें बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए, एक बिंदु। दूसरा बिंदु इसमें शामिल होता है, एक तो हो गया कि बहुविकल्पीय, हम कहें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, जब विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी तो उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षक के जो व्यक्तिगत प्रभाव हैं वो उसके मूल्यांकन करते समय या उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय उसके व्यक्तिगत कारणों का या व्यक्तिगत प्रभावों का प्रभाव उसकी जांच पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम सरल शब्दों में ये मान लें, जैसे आपने देखा होगा कि हर कक्षा के लिए सेक्शन होते थे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बात समझ पाए। अब मान लीजिए कि हमने वर्गीकरण करते समय सेक्शन डी में कमजोर विद्यार्थियों को रखा है, ठीक है। तो शिक्षक के पास जब उत्तर पुस्तिका जाएगी तो उसमें पता होगा कि ये सेक्शन डी की कॉपियां हैं। तो शिक्षक का पहले से एक पूर्वाग्रह यह नहीं होना चाहिए कि चूंकि इस कक्षा में कमजोर विद्यार्थी हैं तो उनका प्रदर्शन भी स्वाभाविक है कमजोर होगा। ये पहले से पूर्वाग्रह शिक्षक के ऊपर नहीं होना चाहिए, या शिक्षक पहले से ही इस धारणा से ग्रसित नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि यानी कि उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के संवेगों का या पूर्व धारणाओं का उसके मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पिताजी से शिक्षक के विचार नहीं मिलते हैं तो शिक्षक इस बात को, उसका प्रभाव पड़े उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच पर। बात समझ पाए कि नहीं, इसके पापा से मेरी नहीं बनती है तो इसको मैं कम नंबर दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो वही जो शिक्षक के संवेग हैं या हम कहें शिक्षक की जो पूर्व धारणाएं हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय। या आपने जैसे सुना होगा कि शिक्षक ने कम अंक दिए तो हम कहते थे, हमने सुना भी है, हमने दूसरों को भी कहते सुना है कि पता नहीं शिक्षक ने घर में लड़ाई हो रखी थी, उस समय कॉपियां जांच की थी, हमारी चेक की थी, या क्या था इतने कम अंक दिए हैं, मैंने तो अच्छा किया था पेपर। आप समझ पाए। तो जो यदि शिक्षक किसी मानसिक दबाव में है या किसी भी मानसिक तनाव में है, उस तनाव का प्रभाव उसकी जांच पर नहीं पड़ना चाहिए। जब वो कॉपियां चेक करे, जब वो उत्तर पुस्तिका की जांच करे, ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ। अंतिम विशेषता हम पढ़ते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता यानी कि मूल्यांकन की विशेषताओं में जो हम अंतिम बिंदु पढ़ते हैं वो है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक और व्यवहारिक होनी चाहिए। सुविधाजनक और व्यवहारिक होनी चाहिए मतलब ये हुआ, जैसे हम कई बार ये कहते हैं
कि मूल्यांकन के समय या हम ये कहें मूल्यांकन पत्र के निर्माण में मितव्ययता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। मितव्ययता मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। बात समझ पाए? लेकिन इसका प्रभाव यह भी नहीं होना चाहिए कि हम जो कागज की गुणवत्ता है, जब प्रश्न पत्र बनेंगे, जो मूल्यांकन पत्र का निर्माण होगा, उसमें हम किसी भी प्रकार से गुणवत्ता के साथ समझौता करें। चाहे हमने जैसे उदाहरण के रूप में बात की कागज की गुणवत्ता को लेकर। बात समझ पाए? मितव्ययिता होनी चाहिए, मितव्ययिता को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी स्तर पर गुणवत्ता के साथ में समझौता करें। तो मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक और व्यवहारिक होनी चाहिए। जो मूल्यांकन पत्र बनाए जाएंगे वो ऐसे होने चाहिए जिनमें समय की भी बचत हो, जिनमें धन की भी बचत हो। लेकिन धन की बचत करते समय यह नहीं होना चाहिए कि हमने कागज की गुणवत्ता के साथ समझौता कर दिया। बात समझ पाए? कागज की गुणवत्ता ऐसी नहीं हो कि हमने जैसे उस पर ऊपर लिखा या प्रिंट किया तो वो नीचे छप गया, जिससे नीचे जो क्वेश्चन थे, दूसरी ओर जो क्वेश्चन थे पृष्ठ के, वो विद्यार्थियों को समझ ही ना आए, वो विद्यार्थी उसको पढ़ने में सक्षम ही ना हो पाए। बात समझ पाए? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में मितव्ययता को महत्व देना चाहिए, मितव्ययता को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक होनी चाहिए। हम किसी भी स्तर पर गुणवत्ता के साथ में या कागज के जैसे स्वरूप की बात हमने की, उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो ये मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। एक मुझे यह अनुमान है कि एक सामान्य समझबूझ का निर्माण हुआ होगा मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर। दूसरा बिंदु ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन के समय केवल विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होता है, वो शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। बात समझ पाए? जब हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं तो विद्यार्थी के अनुसार हमको कक्षा की प्रगति का पता चलेगा, विद्यार्थी के अधिगम स्तर का पता चलेगा। लेकिन जब हम शिक्षक मूल्यांकन की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि विधियों के बारे में जानकारी मिलती है, कि पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता है या संशोधन की आवश्यकता है, यह अनुमान हमको हो जाता है। बात समझ पाए? तो मूल्यांकन शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का होता है, ये ध्यान रखिएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा में आपने मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, आपको मूल्यांकन को लेकर एक सामान्य समझ-बूझ का निर्माण हुआ होगा, कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।